स्ट्रोक की करेंगे। बिहार में अयोध्या के राम मंदिर की तरह भव्य सीता माता का मंदिर बनेगा। नीतीश कैबिनेट ने यह बड़ा फैसला किया है। नीतीश कैबिनेट की बैठक में कुल 34 एजेंडों को मंजूरी दी गई, जिसमें मां सीता का मंदिर से जुड़ा महत्वपूर्ण फैसला हुआ। सीतामढ़ी जिले में स्थित मां सीता की जन्मस्थली पुनौरा धाम में यह मंदिर तैयार किया जाएगा। बाईस जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भव्य राम मंदिर का उद्घाटन हुआ और इसी के साथ 500 साल का इंतजार खत्म हो गया। लेकिन सवाल ये उठने लगा कि प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर तो बन गया, क्या इसी तर्ज पर बिहार के सीतामढ़ी में मां जानकी का भव्य मंदिर बनेगा? और अगर बनेगा तो कब? बातें तो बहुत दिनों से हो रही थी, अब बनेगा तो तब बनेगा माता सीता का मंदिर। लेकिन उम्मीद की किरण तब जगमगा उठी जब 9 मार्च 2025 को गुजरात के गांधीनगर में शाश्वत मिथिला महोत्सव में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बहुत जल्द सीतामढ़ी में माता सीता का मंदिर बनेगा। कि जीवन कैसा होना चाहिए, जीवन हर तरीके से आदर्श होना चाहिए, इसका संदेश देने का काम मां जानकी का ये मंदिर करेगा और ये मंदिर निश्चित रूप से हम मनाएंगे। अमित शाह के बयान के 47वें दिन नीतीश कैबिनेट ने अयोध्या के श्री राम मंदिर की तर्ज पर सीतामढ़ी के सीता जन्मस्थली पुनौरा धाम में भव्य मंदिर बनाने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी। जो मां सीता का जो जन्मस्थली पुनौरा धाम में मंदिर बनाया जाएगा, अब उसको नॉमिनेशन बेसिस पे उसी कंसल्टेंट को दिया गया है जिसने श्री राम मंदिर अयोध्या में आर्किटेक्चर डिजाइन किया है। तो ये मंदिर बहुत भव्य बनेगा। नीतीश कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया तो इस पर सियासत भी शुरू हो गई। अब चुनाव आया है तो मंदिर की चर्चा चल रही है। कांग्रेस के नेता फैसले पर तंज कस रहे हैं तो आरजेडी के नेता कह रहे हैं कि इसके लिए तो तेजस्वी यादव ने ही काम किया था। राजद तो पहले ही से प्रयत्नशील था और उसके लिए काम भी तेजस्वी ने किया। ये लोग भूल जाते हैं। जबकि बीजेपी और जेडीयू नेताओं का कहना है कि सरकार का ये फैसला मील का पत्थर साबित होने वाला है। ये मास्टर स्ट्रोक नहीं केवल है, यह एक ऐसा आस्था का केंद्र है जो अयोध्या और सीतामढ़ी के इतिहास में दफन हुए वो रिश्ते आज पुनर्स्थापित हो जाएंगे। माता सीता का भव्य मंदिर बनाने का फैसला कर बिहार सरकार करोड़ों लोगों की उम्मीदों को पूरा करने जा रही है। अब चुनावी साल है, ऐसे में विपक्ष इस फैसले को चुनाव से जोड़कर देखेगा ही। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात करेंगे एनडीए की नई टीम की। जी हां, चुनावी साल में एनडीए ने अभी से कमर कस ली है। नीतीश सरकार के मंत्रियों को नए सिरे से जिले का प्रभार सौंपा गया। कुछ नए मंत्रियों को नई जिम्मेदारियां दी गई तो कुछ पुराने मंत्रियों का प्रभार बदल दिया गया। एनडीए मिशन बिहार के लिए अपनी नई टीम तैयार कर चुका है। बिहार के हर जिले के लिए मंत्रियों को प्रभार सौंपा गया है। फरवरी महीने में कैबिनेट विस्तार के बाद बनाए गए नए मंत्रियों को नई जिम्मेदारी देने के साथ साथ पुराने मंत्रियों के प्रभार वाले जिले भी बदल दिए गए हैं। विकास की योजनाओं को नीचे तक प्रॉपर मॉनिटरिंग हो और कहीं न कहीं जो जीरो टॉलरेंस की नीति रही है माननीय मुख्यमंत्री जी की करप्शन को लेकर, उस नीति के तहत हम लोग नीचे तक काम को अंजाम दें। अब ये भी जान लीजिए कि किस मंत्री को कौन से जिले का प्रभार सौंपा गया है। सम्राट चौधरी को पटना का प्रभार सौंपा गया है। विजय कुमार सिन्हा को मुजफ्फरपुर का, विजय चौधरी को पूर्णिया का, विजेंद्र प्रसाद यादव को नालंदा का, डॉक्टर प्रेम कुमार को वैशाली का, श्रवण कुमार को कैमूर का, संतोष सुमन को समस्तीपुर और मधेपुरा का, वहीं सुमित सिंह को औरंगाबाद का प्रभार सौंपा गया है। एनडीए की नई टीम को लेकर बिहार में सियासत भी शुरू हो गई है। आरजेडी ने जहां इस पर सवाल खड़ा किया है तो सत्ता पक्ष ने इसे सरकार के कार्यक्रमों को पारदर्शी तरीके से जनता तक पहुंचाने के लिए जरूरी कदम करार दिया है कि बिहार की जनता, बिहार के लोग अब इनके मंत्रियों के कार्यभार वाले क्षेत्र से कहीं ना कहीं इनसे नाराज हैं और नाराजगी दूर करने के लिए
इन्होंने नया प्रयोग और राज्य सरकार ऐसे सभी जिला प्रभारी मंत्रियों के सहारे अपने कामकाज को आगे बढ़ाती है। एकमात्र उद्देश्य होता है जिला से लेकर के प्रखंड स्तर के कामकाज की समीक्षा। बहरहाल विधानसभा का ये चुनावी साल है और ऐसे में एनडीए की इस नई टीम पर सभी की नजर है। देखना होगा कि सरकार के मंत्री अपनी अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन कैसे करते हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता संजय कुमार की रिपोर्ट। और अब बात महागठबंधन के सीएम फेस की करते हैं। महागठबंधन में सीएम फेस के सवाल पर तेजस्वी यादव ने सवाल करने वालों की समझ पर ही सवाल खड़े कर दिए। महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी ने सीएम फेस को लेकर महागठबंधन की पहली बैठक में फैसला होने की बात कही। जो समझदार थे वो समझ गए, जो नहीं समझे वो ना समझे। अब इस बयान पर सियासत हो रही है। जो होशियार है समझते हैं, जो बेवकूफ है वो बेवकूफ रहे। समझ कर समझ को समझे, समझना भी एक समझ है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने महागठबंधन के सीएम फेस को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब कुछ इसी अंदाज में दिया। हमारे यहाँ जो नाम होगा वही चुनाव के बाद भी होगा। वो पिछली बैठक में स्पष्ट कर दिया गया था। जो होशियार है समझते हैं, जो बेवकूफ है वो बेवकूफ रहे। अब आप लोग तय कर लो। दरअसल 17 अप्रैल को ही महागठबंधन की पहली बैठक में एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई, जिसकी पहली बैठक कल कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में हुई। बैठक के बाद तेजस्वी यादव से सवाल हुआ कि सीएम फेस कौन होगा, तो उन्होंने एक बार फिर गोलमोल जवाब दिया। और तो और सवाल करने वालों की समझ पर ही सवाल उठा दिए। तेजस्वी के इस बयान पर तो सियासत होनी ही थी। तेजस्वी जी, हमें तो समझ में नहीं आता, आप समझदार हैं या कांग्रेस बेवकूफ है। आप इशारा में बात कर रहे हैं और कांग्रेस के नेता सचिन पायलट जी खुल के बोल रहे हैं कि महागठबंधन में अभी कोई नेता नहीं है। चुनाव के बाद जिसको जितना संख्या आएगी उस हिसाब से तय किए जाएंगे। मुख्यमंत्री का चेहरा श्री तेजस्वी यादव जी ही होंगे। इसमें जो लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, ये सवाल ही अपने आप में बेईमानी है। समझने वाले समझ गए हैं, जो न समझ रहे हैं वो अनाड़ी हैं। जनता तो छोड़िए, आपके अपने राजनीतिक सहयोगी कांग्रेस ने भी आपको ये स्पष्ट कर दिया है, भाई वो भ्रष्टाचार के युवराज का बैगेज अब नहीं ढोना चाहते हैं। सीएम फेस का चेहरा भी सामने आ जाएगा, सब कुछ तय हो जाएगा। इसमें बहुत जल्दी करने की जरूरत नहीं है। और दरअसल महागठबंधन में सीएम फेस को लेकर अब तक कोई साफ जवाब नहीं आया है। कांग्रेस का कहना है कि चुनाव जीतने के बाद सीएम फेस पर फैसला लिया जाएगा। तो खुद को सीएम फेस का दावेदार बताने वाले तेजस्वी भी अब गोलमोल जवाब देने लगे हैं, जिसे लेकर एनडीए के नेता विपक्ष को घेर रहे हैं। पटना से संवाददाता संजय कुमार के साथ अमित कुमार की रिपोर्ट। और अब बात नीट पेपर लीक और उसके मास्टरमाइंड की होगी। देखिए, नीट पेपर लीक मामले में बड़ी सफलता मिली है। बिहार एसटीएफ ने नीट पेपर लीक के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया को गिरफ्तार कर लिया। संजीव मुखिया लंबे समय से फरार चल रहा था। कैसे उसकी गिरफ्तारी हुई, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। 2024 में हुए नीट पेपर लीक कांड का मुख्य आरोपी संजीव मुखिया को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ईओयू की टीम ने दानापुर के एक फ्लैट से उसे गिरफ्तार किया। गुरुवार की रात संजीव मुखिया के छिपे होने की पुलिस को सूचना मिली थी और इसके बाद ईओयू की टीम ने जाल बिछाकर संजीव मुखिया को धर दबोचा। इस ऑपरेशन में ईओयू के साथ दानापुर पुलिस ने सहयोग किया। संजीव मुखिया लंबे समय से फरार था और उसकी तलाश में सीबीआई भी लगी हुई थी। हाल ही में संजीव मुखिया पर बिहार पुलिस मुख्यालय ने 3 लाख का इनाम भी घोषित किया था। हाँ, इसको राज्य सरकार ने इस पर 3 लाख का इनाम घोषित किया है और ये नीट केस का प्राइम एक्यूज था। इसके अलावा कई और एग्जामिनेशन पेपर लीक में वांटेड था। बहुत दिन से पुलिस को इनकी तलाश थी और इनकी गिरफ्तारी पटना जिला से हुई है। पटना में सर कहा जा रहा है कि दानापुर के इलाके में ये छिप करके किसी अपार्टमेंट में रह रहा था। अपार्टमेंट में रह नहीं रहा था, कल इसके आने की सूचना मिली थी। उसी का सत्यापन करने हमारी टीम गई थी और फिर उसको कुछ और साक्ष्य आगे मिले और उसी पर जो
हम लोगों ने वेरिफिकेशन और छापामारी किया तो उसमें किसी गिरफ्तारी हुई। ये दानापुर थाना क्षेत्र के सगुना मोड़ के आसपास का जो क्षेत्र है जहां रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स हैं, उन्हीं में एक अपार्टमेंट है। दरअसल मई 2024 में नीट का पेपर लीक हुआ था। हजारीबाग के ओएसिस स्कूल से पेपर गायब हुए थे। सीबीआई की जांच में भी कई प्रमाण मिले थे। 5 मई को ओएसिस स्कूल में पेपर पहुंचा था, जिसमें स्कूल के प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की भूमिका पर भी सवाल उठे थे। पंकज कुमार पर ही पेपर का फोटो लेने का आरोप लगा है। 9 सॉल्वर ने मिलकर प्रश्नों के हल निकाले। सभी सॉल्वर एमबीबीएस के छात्र थे। पेपर लीक में शामिल 144 उम्मीदवारों की पहचान की गई थी। इसे लेकर सीबीआई ने 5500 पन्नों की चार्जशीट बनाई थी। नालंदा के नगर नौसा का रहने वाला संजीव मुखिया सॉल्वर गैंग का पुराना मास्टरमाइंड रहा है। इससे पहले ही वो कई प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक करा चुका है। संजीव मुखिया का बेटा डॉक्टर शिव भी शिक्षक बहाली पेपर लीक मामले में फिलहाल जेल में बंद है। पेपर लीक मामले में पहले ही 36 लोग पकड़े जा चुके हैं। अब संजीव मुखिया की गिरफ्तारी से इस मामले में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। और चलिए अब आपको इस खबर पर ताजा अपडेट दे देते हैं। देखिए, सॉल्वर गैंग का सरगना और नीट पेपर लीक का मास्टरमाइंड संजीव मुखिया को आज सिविल कोर्ट में पेश किया गया। ईओयू की टीम ने संजीव मुखिया को पटना सिविल कोर्ट में पेश किया। काफी लंबे समय से फरार संजीव मुखिया को पुलिस ने दानापुर से गिरफ्तार किया। सिविल कोर्ट में पेशी के बाद संजीव मुखिया न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है। तो नीट पेपर लीक का मुख्य आरोपी जिसको कोर्ट में पेश किया गया, पेपर लीक का मास्टरमाइंड संजीव मुखिया दानापुर से गिरफ्तार किया गया। और आपको बता दें कि न्यायिक हिरासत में अब जेल भेजा जा चुका है, जहां इससे पूछताछ होगी। कौन कौन इसके पीछे है, उस कनेक्शन को खंगालने की कोशिश करेगी पुलिस। को पटना के सिविल कोर्ट में पेश करने के बाद ईओयू के अधिकारी जो है वो अपने साथ लेकर के बेउर जेल जा रहे हैं, क्योंकि कोर्ट ने न्यायिक हिरासत भेजने का ऑर्डर किया है। और देखिए, संजीव मुखिया को लेकर के जो ईओयू के अधिकारी हैं वो सिविल कोर्ट जा रहे हैं। न्यायिक हिरासत में संजीव मुखिया को भेज दिया गया है। अब संजीव मुखिया चूंकि न्यायिक हिरासत में जेल चला गया है, तो ऐसे में ईओयू जो है उसे आगे रिमांड पे लेगी और लेकर के विस्तृत जो पूछताछ है वो करेगी। क्योंकि संजीव मुखिया पर सिर्फ नेट पेपर लीक का आरोप नहीं है, बल्कि सिपाही भर्ती का मामला जो है वो भी उस पर है। बीपीएससी में धांधली करने का उस पर आरोप है, पेपर लीक करने का आरोप है। तो कई पेपर प्रतियोगिता परीक्षा जो है उसमें गड़बड़ी करवाने का आरोप है, पेपर लीक करने का आरोप है। तो सभी के संदर्भ में ईओयू पूछताछ करना चाहती है और ये पूरे तौर पे जो नेक्सस रहा है, इसका चैन ऑफ सिस्टम जो रहा है वो खंगालना चाहती है। तो अब देखना ये है कि ईओयू संजीव मुखिया को कब और कितने दिनों के लिए रिमांड पर लेती है और कोर्ट उस रिमांड अर्जी को क्या मंजूर करती है। अगर मंजूर करने के बाद रिमांड मिलती है तो ईओयू पूछताछ में क्या कुछ नया खुलासा संजीव मुखिया से करवाती है। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। वहीं नीट पेपर लीक कांड के मुख्य आरोपी संजीव मुखिया की गिरफ्तारी का बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने स्वागत किया। जायसवाल ने कहा कि जिन लोगों ने नीट को बदनाम किया उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है और जिस तरह से उसने पूरे देश में नीट को परीक्षा को जो है उसके रिजल्ट में भी लेट करवाया, वैसे आदमी को तो पकड़ा गया है तो उसकी पूरी जांच करके उसको सजा मिलनी चाहिए। और अब मोतिहारी से खबर, जहां पर मोतिहारी में ट्रेन को डिरेल करने की साजिश का खुलासा हुआ। रेल पुलिस ने ट्रैक पर लगने वाले पेट्रोल क्लिप के साथ 2 संदिग्ध युवकों को पकड़ा है। पेट्रोल क्लिप खुलने के बाद ट्रेन डिरेल भी हो सकती है। कैसे ये साजिश रची जा रही थी, गिरफ्तारी की ये पूरी कहानी इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। रेलवे ट्रैक से फिर छेड़छाड़, हिरासत में मदरसे के 2 युवक। रेलवे ट्रैक पर आप जो ये बोरी देख रहे हैं, दरअसल इसमें पेट्रोल क्लिप भरा हुआ है। रेल पुलिस ने मोतिहारी में रेलवे ट्रैक से छेड़छाड़ का बड़ा खुलासा किया। पुलिस ने कुंडवा चैनपुर स्टेशन के पास से 2 युवकों को रेलवे ट्रैक में लगने वाले पेट्रोल क्लिप के साथ पकड़ा है। जिन 2 युवकों को पकड़ा गया ये मदरसे में पढ़ाई करते हैं।
दोनों पर ट्रैक से पेट्रोल क्लिप खोलने का आरोप है। पेट्रोल क्लिप के साथ पकड़े गए दोनों संदिग्धों से अब पुलिस पूछताछ कर रही है। दोनों युवकों के पास से ट्रैक पर लगने वाले क्लिप मिलने से सनसनी फैल गई है। दरअसल हर दिन की तरह रेलवे कर्मचारी राजेश्वर कुमार और अशोक गुप्ता ड्यूटी कर रहे थे। इस दौरान दोनों ने 2 संदिग्ध युवकों को पकड़ा, जबकि कुछ युवक भागने में कामयाब रहे। रेलवे ने दोनों युवकों को पकड़कर रेलवे ट्रैक पर साजिश का पर्दाफाश किया है। पेट्रोल क्लिप खुलने के बाद ट्रेन डिरेल हो सकती है। दरअसल देश में रेलवे ट्रैक पर ट्रेनों को पलटाने की बड़ी साजिश चल रही है। रेलवे ट्रैक पर कभी गैस सिलेंडर, कभी साइकिल, कभी पत्थर तो कभी लोहे के सरिये बरामद किए गए। ऐसी घटनाएं उत्तर प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना और बिहार में कई जगहों पर देखने को मिल चुकी हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर ट्रेनों को डिरेल करने की साजिश कौन कर रहा है। न्यूज़ 18 के लिए मोतिहारी से अवनीश कुमार सिंह की रिपोर्ट। पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में महागठबंधन के कैंडल मार्च को लेकर केंद्रीय कपड़ा मंत्री ने महागठबंधन पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन के नेता दिखावे के लिए कैंडल मार्च निकालते हैं, लेकिन व्यवहार में आतंकियों का समर्थन करते हैं। ये वही लोग हैं जो सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगते थे। कैंडल मार्च निकालते हैं और कहते कि मैं साथ दूंगा। व्यवहार में क्या करते? यही आतंकवादियों को समर्थन करते। ये लोग कहते पुलवामा के सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत दो। वहीं महागठबंधन के कैंडल मार्च को लेकर बीजेपी ने तंज कसा। बीजेपी ने तेजस्वी यादव पर तंज कसा है। बीजेपी प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने कहा कि 4 दिन के बाद इस दुखद घटना पर महागठबंधन के नेताओं की नींद टूटी है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी की नीति और नियत में खोट है। वो अपना आधार बेस बनाने वाले तेजस्वी यादव जी की नींद अब टूटी है। कश्मीर के पहलगाम में धर्म पूछकर गोलियों से 2 दर्जन से अधिक हिंदुओं को भूनने वाले मसले को लेकर तेजस्वी यादव 4 दिनों तक चुप्पी साधे थे। पीएम नरेंद्र मोदी ने जब कल बिहार की धरती पर आतंकवादियों को ललकारा और आज कश्मीर में फौरी कार्रवाई शुरू हुई, तो तेजस्वी यादव जी की तंद्रा भंग हुई है। तेजस्वी जी, आपकी नीति और नियत में खोट है, इसे बिहार की जनता समझ गई है। 4 दिनों बाद कैंडल मार्च निकालने की नौटंकी का जनता पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। और अब खबर दरभंगा एयरपोर्ट को लेकर है। दरभंगा एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने और रनवे विस्तार के लिए बिहार सरकार ने 90 एकड़ जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए राज्य सरकार से मंजूर 245 करोड़ की राशि जिला प्रशासन दरभंगा को ट्रांसफर कर दी गई है। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी। संजय झा ने बताया कि इसके लिए बिहार के मुख्य सचिव ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव को पत्र लिखकर इस बात की जानकारी दी है। साथ ही दरभंगा एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के रूप में अपग्रेड करने की प्रक्रिया तेज करने के लिए अनुरोध किया गया। पत्र में साफ लिखा गया है कि इस प्रक्रिया में बिहार सरकार हर जरूरी सहयोग के लिए प्रतिबद्ध है। इससे पहले सितंबर 2024 में भी दरभंगा एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने के लिए केंद्र को पत्र लिखा गया था। संजय झा ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि दरभंगा एयरपोर्ट के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनने पर उत्तर बिहार में व्यापार और पर्यटन दोनों बढ़ेगा। बड़े पैमाने पर रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और विकास को नई गति मिलेगी। दरभंगा एयरपोर्ट के रनवे विस्तार के लिए 90 एकड़ जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हुई। और चिराग पासवान के बयान को लेकर बात करेंगे। चिराग पासवान के बिहार मुझे बुला रहा वाले बयान पर प्रशांत किशोर की प्रतिक्रिया सामने आ गई है। प्रशांत ने कहा कि चिराग पासवान और उनकी पार्टी तो बिहार में ही राजनीति कर रही है। अगर वो केंद्रीय मंत्री पद या सांसद से इस्तीफा देकर आते हैं तो नई बात होगी। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार चुनाव में कोई तीसरा मोर्चा नहीं है। लड़ाई एनडीए आरजेडी गठबंधन और जन सुराज के बीच होगी। पीके ने दावा किया कि नवंबर में बिहार में नई सरकार बनेगी।
बिहार में तो हैं ही चिराग पासवान, क्या वो यूपी से थोड़ी ना राजनीति करते, तो बिहार से ही राजनीति करते हैं। बिहार बेस्ड ही उनकी पार्टी है, यहीं से वो लोग सांसद हैं, यहीं से उनका दल राजनीति करता है। तो बिहार, जब आप लोग कह रहे हैं कि बिहार आ रहे हैं, इसका मतलब मैं नहीं समझ रहा हूं। अगर तो और अब खबर भागलपुर से, जहां तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय का 48वां दीक्षांत समारोह मनाया गया। समारोह की अध्यक्षता बिहार के राज्यपाल और कुलाधिपति आरिफ मोहम्मद खान ने की। दीक्षांत समारोह में 182 छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल दिया गया, वहीं 5117 छात्र छात्राओं को डिग्री दी गई। राज्यपाल के हाथ गोल्ड मेडल मिलने पर छात्र छात्राएं काफी खुश दिखाई दिए। I'm feeling very happy, very privileged and blessed that I have got this award from the government. किस सब्जेक्ट में मिला है? जी? किस सब्जेक्ट में आप? इंग्लिश में। इंग्लिश में। आगे क्या सोचते हैं? आगे PhD करके लेक्चरशिप के लिए करना है। बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है ये उपाधि मिल करके मुझे, और ये मेरे हार्डवर्क का और मेरे पेरेंट्स के सपोर्ट का नतीजा है कि मुझे ये मिल पाया है। और फर्दर मैं नेट के प्रिपरेशन कर रही हूँ और मैं फर्दर चाहती हूँ कि मैं एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनकर निकलूँ। किस सब्जेक्ट में मिला है? इंग्लिश में। आपको उपाधि प्राप्त हुई है और बहुत से छात्रों को उनकी विशेष उपलब्धियों के लिए सम्मानित भी किया गया है। मैं आपको, आपके अभिभावकों को, खास आपके गुरुओं को और खास तौर से आपके माता पिता को बहुत बहुत। और चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद जल शक्ति मंत्री का पाकिस्तान पर बहुत बड़ा बयान सामने आया। पाकिस्तान को एक बूंद पानी नहीं मिलेगा। CR पाटिल गृह मंत्री और जल शक्ति मंत्री की बैठक में यह फैसला हुआ है। हम तय करेंगे कि पाक को एक बूंद पानी न मिले। बहुत बड़ा फैसला लिया गया आतंकवादी हमले के बाद। पाकिस्तान पर बहुत बड़े एक्शन की तैयारी में। सिंधु जल समझौते पर जल शक्ति मंत्री का ये बयान आपको बता रहे हैं। अमित शाह से मुलाकात के बाद CR पाटिल ने ये बयान दिया। हमारे पास पाकिस्तान पर 3 प्लान है। CR पाटिल का ये बयान लगातार आपको बता रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान के 3 चरणों में फैसला लागू करने की तैयारी में हम हैं। CR पाटिल का ये बयान, क्योंकि एक बहुत अहम बैठक चल रही थी अमित शाह के घर पर, जो कि बैठक खत्म हो चुकी है, और बैठक के बाद ये अपडेट आपको दे रहे हैं कि पाकिस्तान को अब बूंद बूंद के लिए तरसाने के लिए भारत तैयार है। सिंधु जल समझौते पर जल शक्ति मंत्री का ये बयान, अमित शाह से मुलाकात के बाद CR पाटिल का बयान बहुत अहम बयान माना जा रहा है। और अब आपको पटना से बड़ी खबर दे। आंधी तूफान ठनका को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। ओलावृष्टि के साथ बारिश की चेतावनी है मौसम विभाग की तरफ से। आपदा प्रबंधन ने जारी कर दिया है ये अलर्ट। येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कल से 29 अप्रैल तक के लिए ये अलर्ट होगा। लोगों से अपील की गई है कि वो मौसम विभाग की तरफ से जो मिले अपडेट है उसी हिसाब से कामकाज करें, घर से बाहर निकलें। आंधी तूफान और ठनका के साथ ही ओलावृष्टि के साथ बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मुजफ्फरपुर, दरभंगा, इसके अलावा सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी और उत्तर पूर्व जिलों में अलर्ट है ये। इस दौरान 60 से 70 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। आपको बताएं कि राज्यवासियों से सतर्क रहने की अपील की गई है। किसी भी आपदा की स्थिति के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। अगर आपातकालीन स्थिति महसूस होती है किसी को, तो वो हेल्पलाइन नंबर पर फोन करके मदद की अपील कर सकता है। मौसम जो पल पल बदल रहा है, उसको लेकर ये अलर्ट जारी किया गया है। और अगली बड़ी खबर भागलपुर से है, जहां BPSC शिक्षक पर स्कूली बच्चे और शिक्षक से मारपीट करने का आरोप लगा। घटना नाथनगर के मिडिल स्कूल दोगच्छी की बताई जा रही है, जहां शिक्षक सवेंद्र कुमार पर बच्चों के साथ मारपीट का आरोप लगा। इसमें एक बच्चे को चोट भी आई है। बताया जा रहा है कि शिक्षक सर्वेंद्र कुमार की मानसिक स्थिति खराब चल रही थी। अभिभावकों ने जिला परिषद सदस्य धनंजय मंडल की मारपीट की शिकायत जो थी
उसके बारे में सूचना उन्होंने दी, जिसके जिला परिषद सदस्य स्कूल पहुंचे तो शिक्षक सवेंद्र आग बबूला हो गए और जिला परिषद सदस्य शिक्षक और बच्चों पर ईंट पत्थर चलाने लगे। बाद में शिक्षक सवेंद्र को पकड़कर लोगों ने हाथ पैर तक बांध दिए। बाद में मौके पर पुलिस पहुंची, जिसके बाद शिक्षक को छुड़ाया गया। ये तस्वीरें देखिए आप, दिव्यांग हैं ये शिक्षक। बताया जा रहा है कि इनकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं है, जिसकी वजह से इन्होंने लोगों के साथ मारपीट की। गेट लगाइए, ताला मारिए ना, ताला। और 2 दिन हम और आएंगे, आप टेंशन ना लो, 2 दिन आएंगे बस, ठीक है। और 30 तारीख को हम खुद जाएंगे डीएम से और ट्रांसफर कराएंगे और कहीं नहीं कराएंगे, आपके बिहार में ही रहेंगे, तिलकपुर या महसीन करवाएंगे बस। हम किसी से नहीं डरते, अगर डरते होते यूपी भागते होते, किसी से नहीं डरते। ठीक है, हम हैं ना। अगर यहाँ से डरते होते तो अभी ट्रांसफर कराए होते, किसी से नहीं डरते। अगर आप इज्जत से बात करोगे तो इज्जत से बात करेंगे, इज्जत से बात करेंगे। यानी उसका अपना हमको जैसा लगता है कि मानसिक संतुलन खो दिया है। पहले साल भर 23 से यानी 21/11/2023 से यहाँ है। 2 गो TRE-1 में हमने यहाँ ज्वाइन किया था 1 to 5 में, एक रंजीत कुमार, एक सर्वेंद्र कुमार। पहले तो ठीक ठाक था, लेकिन कुछ दिन के बाद से इसकी माँ से पता लगा कि इसका ट्रीटमेंट आगरा से चल रहा था। कुछ दिन से वहाँ भी 10 दिन गया, लेकिन वहाँ से दवाई नहीं खाता है, भाग आता है। हमको लग रहा है कि मानसिक रूप से भी विच्छिद्र है। आज 3-4 दिन से यहाँ के जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चियाँ को मारपीट करता है, गलत व्यवहार करता है। लड़कियों के साथ भी गलत व्यवहार करना, चॉकलेट दे करके बच्चियों के साथ भी गलत व्यवहार कर रहा है। उसी में हेडमास्टर सर उनको बोले थे, उनको भी ईटा दिखा। संयोग बस हम भी, हमारा गांव पड़ता है, 2 बच्चे हम यहीं पर थे, हम भी आए तो ये ईटा लेके हमारे ऊपर भी दौड़ा, गाली गलौज करने लगा। और अगली बड़ी जानकारी आपको मोतिहारी से दे, जहां सड़क पर बाउंड्री वॉल बनाने पर बवाल मच गया। घटना रघुनाथपुर के वार्ड 29 मोहल्ले की बताई जा रही है, जहां राम दर्शन सिंह पर सड़क के बीच बाउंड्री वॉल बनाने का आरोप लगा। बाउंड्री वॉल बनाने से लोगों में नाराजगी भी दिखी। सड़क बंद होने से परेशान लोग आक्रोशित हो गए और इसे लेकर गुस्साए लोगों ने धरना भी दिया। इसके बाद दूसरे पक्ष के लोग भी आक्रोशित हो गए। दोनों तरफ से जमकर ईंट पत्थर चले। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस की टीम को दी और उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। तो सड़क पर बाउंड्री वॉल को लेकर ये पूरा विवाद हुआ। राम दर्शन सिंह पर आरोप लगे, जिन्होंने बाउंड्री वॉल सड़क पर ही बना दिए। और जब इसकी जानकारी दूसरे पक्ष को मिली तो दूसरे पक्ष की तरफ से भी आक्रोश दिखाया गया। दोनों ही पक्षों में जमकर ईंट पत्थर चले। इस विवाद के बढ़ने के बाद पुलिस की टीम को सूचित किया गया। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया गया। तो 2 पक्षों का ये विवाद था, जहां पर बताया जा रहा है कि सड़क पर बाउंड्री वॉल बनाने के नाम पर ये पूरा विवाद हुआ। सड़क बंद होने से लोगों को परेशानी हो रही थी आने जाने में, और इसको लेकर विरोध जब जताया गया तो एक पक्ष जो बाउंड्री वॉल तैयार कर रहा था उसकी तरफ से आक्रोश दिखाया गया। और चलिए इन्हीं तमाम खबरों के साथ